वन मोर टाइम इन टेक स्टडी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड प्रतिरोध। ये टॉपिक आपका बहुत ही बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर स्टूडेंट को सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, रेजिस्टेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि इन दोनों में उन्हें अंतर नहीं पता रहता कि प्रॉब्लम क्या रहती है। तो आज इसमें बहुत डिटेल में बात करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से। इसके बाद आपको शायद कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ये चैनल टेक स्टडीज सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लें। और इस चैनल पर ITI के सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए जाते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैं आपको इससे शुरू करने से पहले बता दूं, ये हमारा इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 5 है। इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 5 जिसका नाम सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड रेजिस्टेंस। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में। ये देखो, इसके साथ एक और शब्द रहता है वेल्डिंग, हालांकि वो अभी आपके टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो हम बात करेंगे सिर्फ सोल्डरिंग और ब्रेजिंग की। तो मैं आपको बता दूं, ये लगभग एक जैसे रहते हैं। लगभग वेल्डिंग भी, ये तीनों एक जैसे रहते हैं। इन तीनों का प्रयोग जॉइंट करने के लिए ही किया जाता है, लेकिन सबसे कमज़ोर सोल्डरिंग होता है, उससे ज़्यादा मजबूत ब्रेजिंग होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है वो होता है वेल्डिंग। यूँ आप याद रख सकते हो, ठीक है। और मैं अब टॉपिक बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सोल्डरिंग को। ये क्या होता है, तो आपको एक लाइन में समझ लीजिए कि यह दो या दो से अधिक धातुओं के तार व टुकड़ों की अन्य की सहायता से जोड़ने की क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। मतलब क्या, ये कि नहीं दो तार या दो धातु के टुकड़े को किसी दूसरे मेटल के द्वारा जोड़ा जाता है और किसी तीसरा मेटल, यानी समझिए इसमें तीसरी धातु फिलर धातु कहलाती है। यानी जैसे कोई दो मेटल है, दो मेटल को हमें चिपकाना है किसी तीसरी धातु की सहायता से। उसी तीसरा धातु होती है, उसी को फिलर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है ये। इसके बाद एक और लाइन याद रखिए, इसका जो तापमान, यानी ये कहते हैं इसका टेम्परेचर रहता है, ये 450 से कम पर प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रहता है 450 डिग्री तापमान से कम पर प्रयोग किया जाता है, जबकि ब्रेजिंग का उपयोग 450 से अधिक पर किया जाता है। इतना आपको क्लियर है। और इसमें दो चीज़ों का उपयोग रहता है। किसका? एक स्टील रॉड का और सेकेंड इज सोल्डर का। इन दोनों की सहायता से सोल्डरिंग जोड़ बनाया जाता है। और स्टील रॉड मैंने कहा, इसे एक सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका अगर बात की जाए तो इसे सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये इसमें इसके तीन भाग होते हैं, हैंडल, सैंक एंड कॉपर विट। कॉपर विट यानी एक कॉपर की इसकी सुई नुमा आकार की एक विट रहती है। तो हैंडल तो कुछ नहीं होता है, पकड़ने वाला हिस्सा होता है। सैंक एक किसी भी चीज़ का बीच का हिस्सा होता है, जैसे पेचकस का बीच का जो हिस्सा होता है उसका, पेचकस में भी तीन हिस्से होते हैं, बिट होता है, सैंक होता है और हैंडल होता है। उसी प्रकार सैंक हर टूल के बीच का एक भाग होता है, उसे सैंक ही कहेंगे, ठीक है। और कॉपर बिट, ये कॉपर बिट जिसके द्वारा क्या होता है कि सोल्डर होता है। सोल्डर आयरन एक वायर जैसा होता है, उसे गलाकर, उसके ऊपर गलाकर उसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहीं टीवी या फ़ोन सही करने वाले को देखा होगा, तो उसने क्या किया होगा, किसी IC को, कुछ छोटे LED को जोड़ने के लिए उसने किसी न किसी एक फिलर मेटल का यूज करते हैं, एक आयरन का उपयोग किया जाता है। उसी को सोल्डरिंग कहते हैं, जैसा कि आपने याद किया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सोल्डर की। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये एक फिलर मटेरियल होता है। और फिलर मटेरियल क्या था, एक ये तीसरा मटेरियल था जिसके द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा आप देख पा रहे हो, ये क्या होता है, ये सोल्डर, ये तीसरी धातु होती है। जैसे इसमें भी नाम में बात की थी, तीसरी धातु होती है। ये एक मिश्र धातु भी होती है, इसका गलनांक कम होता है। दोनों धातुओं को जोड़ा जा रहा है, उन दोनों से इसका गलनांक कम होता है। और आगे बात करते हैं, यह दो प्रकार की होती है। तो वो दोनों नाम क्या है इसके?
एक होता है, दो भागों में बांटा गया है, कौन सा, कठोर शोल्डर एंड नर्म शोल्डर। ठीक है, इन दोनों के बस दो दो लाइन आप याद रखिए। एक इसे हार्ड शोल्डर कहते हैं, इसका क्या गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, और दूसरे शोल्डर की अपेक्षा इसका गलनांक अधिक होता है, जबकि नर्म शोल्डर का जो गलनांक होता है जो कम होता है। ओके, इसमें अधिकतर, इसमें और भी अनुपात रहते हैं, रेशियो रहते हैं, लेकिन मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ। आपको बस याद रखने के अकॉर्डिंग यही याद रखिए, इसमें अधिकतर तावा और जस्सा का अनुपात बनता है, जो 50-50 या 67:33 अधिकतर रहता है। और भी बनाए जाते हैं उपयोग अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग यही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद और इसमें क्या होता है, इसमें टिन तथा लेड का अनुपात बनता है, जो 50-50 या 80 या 20 के अनुपात में बनता है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, ये आपका है फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई एक कि वो जब शोल्डर तार होता है, वो शोल्डर होता है, उस तार को पिलगाते हैं, आयरन की बिट मुँह सिराने पे रख के पिलगाते हैं। तो क्या करता है, उससे पहले वो उसकी डिप को एक लेई नुमा एक फ्लेक्स रहता है, उसका नाम फ्लेक्स होता है। ये लेही नुमा या लेई जैसी एक छोटी सी डिब्बी में रहता है, उसमें क्या उसे लगाते हैं, उसके द्वारा साफ भी कर लेते हैं। उससे लगा करके जब टाँका लगाते हैं तो फ्लेक्स वही होता है, जैसे रेजिन या जिंक क्लोराइड होता है का होता है। इसका उपयोग क्या रहता है, इसका मतलब इसकी उपयोग ये इसके द्वारा बिना रुकावट के कार्य पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा काम ना बहुत आसानी से हो जाता है, बिना किसी रुकावट के। किस क्या क्या रुकावटें नहीं होती ये जान लेते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये इमेज है, इसमें क्या है कि ये सपोज करो ये डिब्बी है, ये पूरा फ्लेक्स है। ठीक है, इसमें लेही नुमा यानी या तो चूर्ण के रूप में होता है या लेही के रूप में होता है। ठीक है, उसे फ्लेक्स कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे जब किसी पर हम चिपका देते हैं, उसके बाद वायु की नमी के द्वारा किसी भी वजह से उस पर जंग वगैरह नहीं लगती है। सेकेंड, यह शोल्डर जल्दी पिघलाता है, यानी ये शोल्डर होता है, जो शोल्डर वायर होता है, उसे बहुत जल्दी पिघला देता है। इसका यूज करने के बाद, इसे लगाने के बाद शोल्डर वायर होता है वो जल्दी पिघल जाता है। और उसके बाद आप ये याद रख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, आप रख लीजिए याद कि यह जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, रेजिन या फ्लैक्साइड का होता है। मतलब अधिकतर इनका प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके अगर टाइप की बात की जाए, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोरोजिव फ्लक्स एंड नॉन कोरोजिव फ्लक्स। इन दोनों में एक ही अंतर रहता है, वो याद रखिए। इसमें फर्स्ट कोरोजिव की बात कर रहा हूँ, इसमें तेजाब या क्षार की मात्रा होती है। क्या होता है, तेजाब होता है या क्षार की मात्रा होती है। एक और बात याद रखिए, जब किसी चीज़ में तेजाब रहेगा या क्षार रहेगा तो क्या रहेगा, वो किसी भी धातु पर जंग लगाने के लिए सक्षम रहता है। ये कौन कौन सा होता है, देखो इसमें जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नोसाड, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्षारीय होते हैं। ये तीनों क्षारीय फ्लक्स होते हैं। नोट में मैंने ये लिखा है, ये क्या होते हैं, ये क्षति पहुंचाने के लिए या जंग लगाने के लिए काफ़ी है। इनके द्वारा यही नुकसान हो जाता है कि इनके द्वारा धातुओं को क्षति पहुंचती है और जंग आसानी से लग जाती है। एंड उसके बाद आपका नॉन कोरोजिव फ्लक्स। नॉन कोरोजिव इसका बिल्कुल उल्टा रहता है। क्या होता है, इसमें तेजाब या क्षार की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे टारपीन का तेल ले लो, सुहागा ले लो। और आखिर में नोट में, इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता, इसकी वजह से किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं ब्रेजिंग के बारे में। ब्रेजिंग क्या होता है, ये भी सेम वैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहता है इसके अंदर। क्या होता है, यह दो या दो से अधिक तार या धातु के टुकड़े को किसी अन्य धातु की सहायता से जोड़ने की क्रिया को ब्रेजिंग कहते हैं। सेम वही डेफिनेशन है, लेकिन इसमें अंतर क्या रहता है, ये देखो। इसमें तीसरी धातु के रूप में स्पेल्टर या सिल्वर शोल्डर का प्रयोग होता है,
जबकि सोल्डरिंग में सोल्डर का प्रयोग होता था। यहाँ पे स्पेल्टर, सिल्वर सोल्डर या बोरेक्स, बोरेक्स नाम लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, बोरेक्स का प्रयोग होता है। ठीक, एक अंतर ये रहता है। और कुछ अंतर हो जाए, आप ये यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है। इसका जो तापमान होता है, इसका मैंने जैसा बताया, ये 450 से अधिक तापमान पर काम किया जाता है। ठीक है, यह सोल्डरिंग से मजबूत तथा वेल्डिंग से कमज़ोर रहता है। इसका जो जोड़ होता है वो क्या होता है, सोल्डरिंग से मजबूत होता है और वेल्डिंग सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। तो जबकि ये 20 का हो गया। ठीक, इसमें सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती। उसमें जैसे एक आयरन की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे स्टील रॉड में बताया था, या सोल्डरिंग आयरन बताया था मैंने, जो सोल्डर को पिघला के टाँका रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। और आखिर में यह मजबूत और स्थायी जोड़ होता है, किसकी अपेक्षा, सोल्डरिंग की अपेक्षा। जैसे आप देख लीजिए, देख पा रहे हो, इसमें मैंने क्या बोला, उसमें सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें नोजर की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या होता है, ये कंट्रोल वाल्व हो गया, इससे क्या है ना, इसके दोनों का जो अनुपात रहता है उन्हें मिक्सर करने के लिए इसका प्रयोग रहता है। ये मिक्सिंग चैम्बर हो गया। और ये वर्क पीस है, यहाँ पे देखो दो धातु के टुकड़े, उन्हें बीच में हमें क्या है ना, इन दोनों को जोड़ने के लिए पिलगा हुआ जो तीसरी धातु है, तीसरी धातु जैसे बोरेक्स हुआ, ब्रेज हुआ, उन्हें इसमें डाला जाता है, पिलगा करके डाला जाता है। इसे ब्रेजिंग कहते हैं। ओके, किसके द्वारा, नोजल के द्वारा। और ब्रेजिंग निम्न प्रकार से की जाती है। ब्रेजिंग करने का निम्न प्रकार होते हैं, इनमें से मुख्य टाइप मैंने लिख दिए हैं। कौन कौन से, टॉर्च टाइप, टॉर्च जैसी गन सी रहती है उसके द्वारा। डिप टाइप, डिप मतलब इस वर्कपीस को एक बॉक्स में या एक किसी में डिप डुबो दिया जाता है, डुबो करके जिससे ये पिघल जाता है और सेट हो जाता है, डिप। और थर्ड है आपका फर्नेस द्वारा। फर्नेस क्या होता है, फर्नेस मीन्स होता है भट्टी। भट्टी के अंदर गर्म चैम्बर में डाल दिया जाता है, जिससे पिघल जाता है और सेट हो जाता है और निकाल लिया जाता है। ओके, और आखिर में बात करते हैं हम रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है कि यह विद्युत परिपथ में, यानी विद्युत परिपथ क्या होगा, एक तार होगा, उसी को विद्युत परिपथ कहेंगे। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, अगर चालक है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में वह पदार्थ का गुण, किसी पदार्थ का ऐसा गुण जिसमें बाधा उत्पन्न करता हो। भैया इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पा रहा हो, नहीं, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी, उसी को प्रतिरोध कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको एक ही शब्द में आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रुकावट को रेजिस्टेंस कहेंगे। इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंबल आप देख लीजिए, एग्जाम में दो से ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है। इसका सिंबल ये रहता है। अगर बात की जाती है मेगा ओम, मेगा ओम को 10 की पावर 3 लिखते हैं और माइक्रो ओम को 10 की पावर -3 लिखते हैं। अगर बात की जाए प्रतिरोध का वर्गीकरण के बारे में, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, लघु प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। लघु प्रतिरोध क्या होता है, इसमें एक या एक से कम प्रतिरोध, 1 ओम या 1 ओम से कम प्रतिरोध को लघु प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। जबकि मध्यम प्रतिरोध में 1 ओम से 100 किलो ओम, मतलब 1,00,000 ओम तक के बीच के प्रतिरोध को, के बीच के रेजिस्टेंस, इतने रेजिस्टेंस को मध्यम प्रतिरोध कहते हैं। और जबकि 100 किलो ओम से अधिक को, यानी कि 1,00,000 ओम से अधिक को उच्च रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध की श्रेणी में रखते हैं। ये तीनों आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। आखिर में एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है आपका मापक यंत्रों का उपयोग। मतलब कुछ बहुत सारे मापक यंत्र होते हैं जो अभी आगे वाले चैप्टर में हम देख लेंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको जो कुछ मापक यंत्र हैं उनके बारे में देख लीजिए। जैसे पहला है एम्पियर मीटर। इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग जैसे साइन ये दिख रहा है जैसे एम्पियर मीटर, इसका क्या प्रयोग क्या होता है, धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेकेंड आपका वोल्ट मीटर। इसका क्या प्रयोग होता है, जैसे वोल्टेज साइन है कुछ ऐसा रहता है आपका, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग होता है वोल्टेज मापने के लिए। और
थर्ड है आपका वाट मीटर। वाट मीटर का प्रयोग होता है आपका किसी भी मशीन की शक्ति मापने के लिए। ये तीनों चीज़ आप याद रखिए। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रीशियन का चैप्टर 5 समाप्त होता है। अगर आपकी इन सभी की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, जैसा मैं बता दूंगा, आप @study TEC, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिख के दे दूंगा, आप वहाँ से देख करके इसे टेलीग्राम पर डालिएगा, वहाँ से आपको इसकी PDF सभी की मिल जाएगी। और इससे पहले ITI के सभी चैप्टर आपके चैप्टर वाइज कंप्लीट कराए गए हैं, जो आप अपनी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसके सब्सक्राइब करना ना भूलें।